बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने सेकंड ईयर के चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स शुरू करेंगे और उसका पहला टॉपिक जो कि फंक्शन है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन क्या होता है हमारे पास, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन सेंटेंस है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द कंडीशन फॉर द फंक्शन। कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट हों, एक सेट जो है वो हो x का और दूसरा सेट जो है वो y हो, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो एम्प्टी सेट हैं, खाली सेट हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन करेंगे। इन सेट के अंदर इनके जो एलिमेंट्स हैं वो असाइन करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं जी हमारे पास x के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं a, b और c, और y के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखते हैं 3, 1, 2। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम एलिमेंट्स को लिखते हैं सेट के अंदर तो उनके लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, x, y, z, a, b, c, और जब हम कैपिटल वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि हम उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुकम्मल के मुकम्मल सेट को। और ये हम बुनियादी बातें फर्स्ट ईयर के मैथ में पढ़ चुके हैं सारी की सारी। अब उससे अगली चीज़ क्या है, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू y इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या होगा, वो एक ऐसा रूल होगा या कोई ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस होगी। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब मुताबिकत या रिलेशन, दैट असाइंस जो के देगा x बिलोंग्स टू x। यहाँ पर ये जो x है इसका मतलब है ये वाले एलिमेंट्स जो हमने x के अंदर रखे हुए हैं a, b और c, बिलोंग्स टू x, टू y बिलोंग्स टू y। स्मॉल y का मतलब है एलिमेंट ऑफ दी सेट y जो कि 3, 1, 2 हैं यूनिकली। यूनिकली का मतलब क्या जी, अभी हम देखते हैं। इनके दोबारा से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास आ गए x और y। अब आप यहाँ पर x और y का नाम चेंज कर सकते हैं, a और b भी लिख सकते हैं, l, m लिख सकते हैं, u और v भी लिख सकते हैं। यानी कि दो सेट हों और दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन एम्प्टी हों। अब आगे फंक्शन क्या जी, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू y, यानी कि x से y के अंदर, ये इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइंस। एक ऐसा रूल या कॉरस्पॉन्डेंस होंगी, या आप इसको आम लफ्ज़ों में कह लें कि एक ऐसा ब्रिज होगा, एक ऐसा पुल होगा जो क्या करेगा, दैट असाइंस x बिलोंग्स टू x टू y बिलोंग्स टू y यूनिकली। यानी कि x की हर वैल्यू जो है वो y की एक वैल्यू के साथ, यूनिक का मतलब होता है एक, तो यूनिकली का मतलब एक वैल्यू के साथ, क्योंकि x की एक वैल्यू जो है वो y की सिर्फ एक वैल्यू के साथ जो है वो असाइन होगी, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमने एक फंक्शन जो है वो ये फंक्शन जनरेट कर दिया कि ये जो फंक्शन है f है, एक ऐसा रूल है जो क्या करेगा, x के हर एलिमेंट को y के एलिमेंट के साथ जो है वो असाइन किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है जी, कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो ब्रिज हमने जनरेट किया, ये जो रूल है, ये हमें बताएगा कि अगर
फंक्शन के अंदर इसको हम लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स। अगर मैं फंक्शन के अंदर ये देखिए एफ ऑफ एक्स जो है, ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? वाई के। क्यों? क्योंकि वो एक्स को वैल्यू, एक्स की वैल्यू असाइन कर रहा है और जवाब किसका दे रहा है जी? वाई का। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? वाई के। मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स की जगह पर ए पुट करता हूँ, ए की वैल्यू लगाता हूँ एफ ऑफ ए, तो हमें आंसर क्या देगा? ये हमें रूल बता रहा है कि ये वैल्यू देगा 3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 के। अब अगर मैं b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ f ऑफ b, तो वो हमें वैल्यू दे रहा है 1, और अगर मैं c पुट करता हूँ तो वो हमें वैल्यू दे रहा है 2। अब यहाँ पर एक जनरल रूल था, एक जनरल कॉरस्पॉन्डेंस थी जो कि हमने एग्जाम्पल के साथ सोल्व देखी। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि हमें रूल्स भी गिवन होगा और सेट एक्स भी गिवन होगा, और कहा जाएगा कि आपने सेट वाई फाइंड करना है। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो देखेंगे कि कैसे सेट वाई फाइंड करते हैं। तो जो सेट एक्स होता है, इसको हम ये बात याद रखनी है कि एक्स सेट को हमेशा इंडिपेंडेंट सेट भी कहते हैं। फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट सेट या वेरिएबल। और जो वाई सेट होता है इसको हम कहते हैं जी डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कैसे कहेंगे? क्योंकि हम x की वैल्यू लगा रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है। अगर हम x की वैल्यू ना लगाएं तो हमारे पास y की वैल्यू भी नहीं आएगी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है सेट x के ऊपर, और x क्या है जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक और नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं जी डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन। और जो y सेट होता है उसको हम कहते हैं जी रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन यानी कि हम यहाँ पर ये जो a b और c लगा रहे हैं ये इसकी डोमेन है, और उसके नतीजे में जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 3, 1, 2, इनको हम कहेंगे जी कि ये फंक्शन की रेंज है। आम लफ्ज़ों के अंदर हम डोमेन को इनपुट भी कहते हैं, इनपुट। और रेंज जो होती है हमारे पास आउटपुट होती है, यानी कि हमने इनपुट दी और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो आउटपुट आई उसको हमने उसकी रेंज कह दी। अब यहाँ पर जो बात याद रखने वाली वो ये है कि x जो होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वो डोमेन होगी, और ये हमेशा गिवन होगी, ये बात याद रखनी है। और आपको कहा क्या जाएगा कि y को फाइंड करें, सेट y फाइंड करें, या कहा जाएगा कि रेंज फाइंड करें। तो अब इससे आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का, जिसके अंदर गिवन है f ऑफ x जो है वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब याद कर रखें जी, हमने इससे पहले कहा था कि जो फंक्शन है उसको हम इस तरीके के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये दोनों नोटेशंस हैं इसके लिए। तो यहाँ पर उसने हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया, यानी कि ये हमें उसने एफ ऑफ एक्स दिया है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ, और कहा है कि आपने वैल्यू क्या फाइंड करनी है जी? फाइंड करें एफ ऑफ -2, और उसके साथ ही कहा है कि आपने एफ ऑफ 0 भी मालूम कर लें। अब इस चीज़ को भी इस तरीके से देखें कि यहाँ पर जब हम x की जगह पर a सब्स्टिट्यूट किया था तो हमें 3 मिला, b पुट किया था तो हमें 1 मिला, c की वैल्यू लगाई तो हमें 2 मिला।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, ये हमारे पास मौजूद नहीं था, ये अननोन था, हमने एग्जाम्पल को फ़र्ज किया था। अब यहाँ पर अगर हम इसी एग्जाम्पल को उसी के ऊपर लेकर जाएं तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास एक सेट एक्स है और दूसरा सेट जो है वाई वो भी है, और हमें एक ब्रिज दे दिया उन्होंने। ब्रिज क्या दिया जी, उन्होंने कहा जी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है आपके पास, तो यहाँ पर एक तीसरी वैल्यू भी है, ये दूसरी है, तीसरी वैल्यू भी है हमारे पास, तीसरी वैल्यू जो है वो है एफ ऑफ एक्स माइनस वन, यानी कि हमें सेट एक्स दे दिया। अब इधर देखिए जरा, सेट एक्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है, एक तो ये -2 है क्योंकि इसको इसके साथ कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो सेट एक्स की होगी, क्योंकि हमने कहा है कि जो स्मॉल एक्स होता है वो बिलोंग्स करता है, यानी कि वो एक सेट एक्स में से होता है। अब एक वैल्यू जो है वो -2 है, इधर लिखें -2, एक वैल्यू 0 है वो भी इधर लिख लें 0, और एक है x माइनस वन, वो नहीं हमें पता कि x की वैल्यू क्या दे रहा है, लेकिन उसने हमें x दे दिया। अब करना क्या है जी, हमें x गिवन है, यानी कि डोमेन दे दी उसने खुद हमें, इंडिपेंडेंट सेट को कि जो इंडिपेंडेंट सेट जो है वो गिवन है। अब उसने जो f ऑफ x जिसको हम ब्रिज या रूल कह रहे थे वो भी गिवन है, यानी कि ये जो चीज़ है ये है रूल या कॉरस्पॉन्डेंस। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, यहाँ पर जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि x की जगह पर a की वैल्यू लगाई थी तो हमें 3 मिला था, b की लगाई थी 1 मिला था, तो ऐसे ही करेंगे कि हम अगर x की जगह पर -2 लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -2 लगाएं तो -2 स्क्वायर माइनस इंटू -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6, यानी कि y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 6, यानी कि अगर हम 2 लगाएंगे तो वो 6 को मैप करेगा, 6 को वैल्यू देगा। शर्त क्या है जी कि अगर हमारे पास ये वाला रूल ये वाली ब्रिज हो। अब दूसरी वैल्यू क्या है जी 0, अगर हम एफ एक्स की जगह पर 0 लगाएंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 0, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0, यानी कि अगर हम 0 लगाते हैं तो हमारे पास 0 में आएगा, यानी कि ये उसका रिजल्ट आ जाएगा जी 0। अब हमने तीसरी वैल्यू लगानी है, वो क्या है जी एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये किसके इक्वल है जी एक्स की जगह पर अब हमने x माइनस वन लगाना है, x माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, इसको एक्सपेंड कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 1 + 1 2, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस -3x प्लस 2, यानी कि अगर हम x माइनस वन लगाएंगे तो वो इसको मैप करेगा। जो फोर्थ वैल्यू है वो इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो भी इसी तरीके से होगा, वो आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं जी फंक्शन की डेफिनेशन को लेकर आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं कि मज़ीद इसको हम कैसे क्लेरिफाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन के शुरू में हमने उसको एक इनपुट दी हुई है। ये मशीन जो है ये फ़र्ज़ कर लें एफ ऑफ एक्स है, यानी कि कोई फंक्शन ऑपरेट करेगी, उसके नतीजे में हमें कोई आउटपुट मिलेगी। तो फंक्शन जो है वो बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करता है, फंक्शन जो है वो एक मशीन की तरह रिएक्ट करता है। हमने यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट सेट दिया, यानी कि डोमेन दी, और उसने उसको ऑपरेट करवाया। जैसे हमने यहाँ पर -2 दिया था, फंक्शन क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो जब हमने उसको इनपुट के तौर पर -2 दिया तो उसने हमें रिजल्ट क्या दिया
प्लस का 6 +6, तो उसने हमें रिजल्ट दिया +6, यानी कि उसकी आउटपुट आ गई हमारे पास +6 की, यानी कि ये जो 6 होगा प्लस का, ये रेंज कहलाएगी। तो डोमेन को आप आम लफ्ज़ों के अंदर इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सेट होगा, जो वैल्यूज़ हम उसको देंगे वो डोमेन होगी, और उसके नतीजे में जो आउटपुट हमें मिलेगी वो क्या होगी, उसकी रेंज। अब देखते हैं कि फंक्शन का अगर हम चेक करना चाहें कि एक फंक्शन जो है वो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये फंक्शन बनता है या नहीं, तो उसके दो तरीके हैं। क्राइटेरिया फॉर द फंक्शन, क्राइटेरिया ऑफ फंक्शन। क्राइटेरिया ऑफ फंक्शन क्या है जी? क्राइटेरिया ऑफ फंक्शन ये है कि हमारे पास जो हमने एक वैल्यू यहाँ पर दी है, यानी कि -2 दी है, तो -2 की सिर्फ एक वैल्यू ही आए, एक से ज़्यादा वैल्यूज उसकी ना हो। जैसे हमने इधर देखा कि हमने -2 लगाया था, तो हमारे पास सिर्फ x की सिर्फ कौन सी वैल्यू आई, 6, 0 तो नहीं आई। तो अगर ये ऐसे होता कि 2 की वैल्यू जो है वो 6 के साथ 0 भी आ रही होती, तो हम कहते हैं कि ये जो हमें गिवन है x² - x, ये फंक्शन नहीं है। तो क्राइटेरिया भी यही है कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होगी, यानी कि एक डोमेन होगी और एक ही उसकी रेंज होगी। डोमेन की वैल्यू एक लगाएंगे तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, वो एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके क्राइटेरिया को हम चेक कर सकते हैं जी बाय ग्राफ। फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये पूरी एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज है 1.5। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हम इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो बेसिक हम टेस्ट कर लेते हैं जी कि फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो हम फंक्शन को का जो क्राइटेरिया है वो क्या जी, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ग्राफ के अंदर वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है जी? फर्ज करें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे पास रीजन है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक ग्राफ है। हम इस ग्राफ को चेक करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे जी, अपनी तरफ से एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करेगा। हम कहते हैं जी ये एक्स एक्सिस को x = a के ऊपर कट कर रहा है, और इसकी वैल्यू जो है वो इधर कोई ना कोई वैल्यू इसकी होगी। फर्ज कर लें, मैं इसको कह देता हूँ कि इसकी कोई वैल्यू जो है वो b है। अब देखें, मैंने x की एक वैल्यू लगाई, क्योंकि x जो होता है ये हमने पढ़ा हो जी, x एक्सिस के ऊपर हमेशा डोमेन आती है जिसको हमने इंडिपेंडेंट सेट कहा था। यानी कि x जो है वो x एक्सिस जो होता है वो इंडिपेंडेंट सेट होता है। इंडिपेंडेंट सेट कह लें या इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लें, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। और डोमेन होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा हमें डिपेंडेंट या रेंज मिलती है। जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में और क्वेश्चन के अंदर देखा था कि हमने डोमेन दी और हमें उसके नतीजे में उसकी कोई ना कोई रेंज मिलती गई। तो मैंने एक डोमेन दी थी और उसका रिजल्ट क्या मिला जी, एक। जैसे मैंने -2 पुट किया था तो आंसर आया 6, यानी कि एक ही आंसर आया। तो यहाँ पर भी मैंने x को a पुट किया और उसका एक ही आंसर आया सॉरी b। तो अगर एक से ज़्यादा आंसर आ जाए, यानी कि अगर मैं कोई इस तरीके से ग्राफ बना लेता हूँ और उसके ऊपर जो है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ, तो x = जो a है उसके जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं।
तो हम अगर x की एक वैल्यू लगाते हैं तो उसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। इधर मिसाल के तौर पर अगर c आ रहा है, d आ रहा है, e आ रहा है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि ये यूनिकली जो है वो इसके साथ अटैच हो, y के साथ। ये हमारे पास x एक्सिस का मतलब होता है ये हमारे पास x सेट है, y एक्सिस का मतलब होता है कि ये हमारे पास y सेट है, y सेट। तो उसकी यूनिकली वैल्यू के साथ वो अटैच ही नहीं हो रहा। मतलब वो क्या कर रहा है जी, a लगा रहा हूँ तो c भी दे रहा है आंसर उसका, d भी दे रहा है और आंसर उसका e भी दे रहा है। तो मतलब ये होगा कि ये इसका ग्राफ नहीं होगा। और अगर हमसे कहा जाए कि फ़र्ज़ कर ले हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल जो है वो फंक्शन है या नहीं, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताएगा कि ये सर्कल जो है वो है या नहीं। मैंने x की जगह पर a लगाया तो उसने मुझे दो वैल्यूज़ दे दी, एक पॉजिटिव y एक्सिस में और एक नेगेटिव y एक्सिस में। तो मतलब ये हुआ कि डोमेन एक है और उसकी दो रेंजेस आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसको हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉलोइंग किस चीज़ को एक्सप्रेस करना है जी? उसने एक पार्ट दिया हुआ है जी हमें a, उसने क्या जी एक्सप्रेस करना है जी द पेरीमीटर p ऑफ a square as a function of its area a। बाकी दो पार्ट बाद में देखते हैं। अब इसका सलूशन क्या होगा? द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है जी, जिसको हम मुरब्बा कहते हैं, जिसकी चारों साइडें बराबर हों और एंगल 90 के हों। स्क्वायर की ये डेफिनेशन है कि चार साइडें हों, उसकी चारों की चारों साइडें जो हैं वो बराबर हों और हर साइड का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो। अगर चार साइडें हों और एंगल 90 डिग्री ना हो, चारों साइडें बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं जी रुम्बस। लेकिन यहाँ पर शर्त जो है वो 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। तो पेरीमीटर क्या होता है जी कि ये जिनके साथ मिलके बन रहा है, ये जो साइडें हैं इसको हम कहते हैं जी कि ये पेरीमीटर है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको x कहता हूँ तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा? कितने x हैं हमारे पास? 1 2 3 4, 4 x है। तो हम कहेंगे जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्योंकि उसकी चार साइडें हैं, एक साइड पता चल जाए तो हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर वो हमें पता है जी कि जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी हाइट होगी। तो लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, लेंथ इंटू हाइट। तो x इंटू एक्स वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये a आ गया हमारे पास, ये हो गया जी p। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने कहा जी क्वेश्चन ये है कि आपने p को
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, यानी कि आपने ये बताना है कि P जो होगा ये डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, एरिया ऑफ द स्क्वायर के ऊपर। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो P है ये है जी हमारे पास सेट Y, और एरिया जो होगा ये सेट होगा X। तो हम क्या करेंगे जी, इन दोनों में से किसी एक में से हम x की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्ज करते हैं जी हम एरिया से वैल्यू निकालते हैं x की, क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। तो इस x की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि हमें x के अंदर तो रिजल्ट नहीं चाहिए, रिजल्ट हमें किसके अंदर चाहिए, एरिया के अंदर, और वो किसका हो, पेरीमीटर का। पेरीमीटर के लिहाज से पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू हमने निकाल लिया जी स्क्वायर रूट a। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एरिया स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो एरिया होगा ये डोमेन होगी हमारे पास, तो यहाँ पर जो पेरीमीटर होगा ये रेंज होगी, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होगा और ये हमारे पास डिपेंडेंट होगा। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो हम x की वैल्यू लगा रहे थे तो y की वैल्यूज आ रही थी। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आएगी। ये तो था पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं जी, बी पार्ट। द एरिया ऑफ सर्कल as a function of its circumference, function of its circumference c। तो इसका सलूशन क्या जी, इस क्वेश्चन को पहले समझ लें। हमने एरिया निकालना है किस फॉर्म के अंदर, सरकमफ्रेंस के अंदर, यानी कि सी जो हो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो और एरिया जो है वो डिपेंडेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं जी, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। हमारे पास जो सर्कल होता है जी उसका एरिया जो होता है जी हमारे पास, ये अगर इसका सेंटर और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आर हो तो हम इसको कहते हैं जी कि इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका, एरिया को हम ए के साथ डिनोट करते हैं, तो सरकमफ्रेंस जो सी होगा इसका वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 2 पाई, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये घूमकर जब यहाँ तक आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है तो हम उसको कहते हैं कि उसने 2 पाई रेडियन का जो है 2 पाई रेडियन कवर किया है, और उसका जो रेडियस होता है अगर हम उसको साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसका जो है मुहीत आ जाता है, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं जी, रेडियस। अब जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, ये ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया है, इसके अंदर हमने जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था वो x था। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कौन सा है जी, r, रेडियस। यानी कि यहाँ पर पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट नहीं है वो कौन सी है जी, रेडियस की है। तो हम क्या करेंगे जी कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेशन का मेथड क्या है जी कि उसकी वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दे। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं जी इसकी, तो r हमारे पास हो जाएगा c डिवाइडेड बाय 2 पाई,
दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड करेंगे या 2 पाई को उठा के इस तरफ लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है आर की इस एरिया के अंदर पुट करें तो ए इज इक्वल टू पाई एज इट इज रहेगा हमारे पास, और आर की वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारे पास, सी ओवर 2 पाई स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई सी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा जी, सी स्क्वेयर ओवर 4 पाई। तो ये हमारे पास इसी फॉर्म के अंदर आ गया कि एरिया जो होगा यहाँ पर सर्कल का, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर खुद कहा कि जो एरिया ऑफ द सर्कल है वो एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस है। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ ए को राइट हैंड साइड पे कर दिया या पी को राइट हैंड साइड पे कर दिया, ए को लेफ्ट हैंड साइड पे, नहीं। जो क्वेश्चन गिवन है उसकी स्टेटमेंट को समझना है, वो ये है कि एरिया ऑफ द फंक्शन, एरिया ऑफ द फंक्शन क्या होगा, वो एज अ फंक्शन होगा किसका, ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि सी जो इसका होगा, सर्कमफ्रेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, एरिया जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। अगेन उसी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सी जो होगा यहाँ पर एक्स सेट होगा, ए जो होगा यहाँ पर वाई सेट होगा। एक्स सेट से मुराद ये है कि ये डोमेन होगी इसकी और ये इसकी रेंज होगी। अब तीसरा इसका पार्ट करते हैं नए पेज के ऊपर। इसका पार्ट सी, तीसरा पार्ट है दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब as a function of the area A of its base। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है। क्यूब जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये 3D स्ट्रक्चर है। जिस 3D स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसकी 3 डायमेंशंस होंगी, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट होंगे और तीनों के ऊपर एक क्यूब बनेगा। ये जो है हमारे पास ये क्यूब है, 3 डायमेंशन हैं इसकी। एक ये है हमारे पास एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस कह लें इसको, आप जेड एक्सिस कह लें। 3 साइड्स हैं इसकी, जो 3 साइड्स होंगी वो उसका 3 साइड्स जो हैं वो उसकी क्यूब के अंदर होती हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम को हम वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर जो डायग्राम्स हैं, एक होती है स्क्वायर, एक है हमारे पास सर्कल और एक है हमारे पास रेक्टेंगल। अगर तो स्क्वायर जो है ये 3 डायमेंशन के अंदर ट्रांसफ़र हो तो हम इसको कहते हैं जी क्यूब। स्क्वायर को क्या कहते हैं जी, क्यूब। अगर सर्कल 3 डायमेंशन के अंदर ट्रांसफ़र हो तो इसको हम कहते हैं जी स्फेयर। और अगर रेक्टेंगल जो है वो 3 डायमेंशन के अंदर ट्रांसफ़र हो तो हम इसको कहते हैं जी क्यूबॉइड। ये बात याद रखनी है। तो अब जब स्क्वायर की 2 साइडें यानी कि चारों साइडें बराबर होती हैं तो उससे बनने वाली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी सारी साइडें बराबर होंगी। अगर मैं कहता हूँ जी कि ये साइड जो है ये एक्स है, तो लाजमी सी बात है ये साइड भी एक्स होगी, क्योंकि हमने कह दिया है कि
क्यूब जो है वो टू डिमेंशनल स्ट्रक्चर स्क्वायर से बनता है और स्क्वायर की सारी साइडें बराबर हैं, तो क्यूब स्क्वायर से बनने वाला जो क्यूब होगा उसकी भी सारी साइडें बराबर होंगी, और ये भी साइड जो इसकी है ये एक्स होगी, ये साइड भी इसकी एक्स होगी, यानी कि जितनी भी सारी साइडें हैं इसकी वो इक्वल होंगी। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है जी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों को हमने कहा होगा जी एक्स इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास एक्स क्यूब के अंदर। अब उसने कहा है जो क्वेश्चन के अंदर एरिया ए ऑफ इट्स बेस, बेस क्या होगी इसकी, ये जो नीचे वाला पेंदा होता है जिसको हम बेस कहते हैं, जिसको मैं फिल कर रहा हूँ, ये इसकी बेस है। और बेस जो होगी वो इसका वो ओनली टू डिमेंशन होगी, क्योंकि इसके अंदर दो डिमेंशन यूज़ हो रही है, एक ये वाली डिमेंशन यूज़ हो रही है और एक ये वाली डिमेंशन यूज़ हो रही है। अब ये जो हाइट की डिमेंशन है ये तो इस्तेमाल नहीं हो रही, ये तो इधर इस्तेमाल होगी या इधर इस्तेमाल होगी, क्योंकि इधर हाइट का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर जो है बेस के अंदर ओनली कितनी साइडें हैं जी, दो, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, या ये वाली साइड, दो साइडें होगी। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, इसका फार्मूला हम जानते हैं जी, लेंथ इंटू विड्थ लिख लें या हाइट लिख लें, क्योंकि ये अगर बेस कर रहे हैं तो ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी, तो यहाँ पर विड्थ आ जाएगा x इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे जी, हमें किसके अंदर चाहिए जी, a चाहिए वॉल्यूम के लिहाज से, यानी कि वॉल्यूम जो होगा हमारे पास डिपेंडेंट होगा, a जो होगा इंडिपेंडेंट होगा। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट a इज़ इक्वल टू एक्स, और इस x की वैल्यू जो होगी वो इधर हम सब्सिट्यूट कर देंगे। तो v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a, x का क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा इस क्यूब की वजह से। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। अगेन इसको हम उसी तरीके से डील करते हैं जी, a जो होगा यहाँ पर इंडिपेंडेंट सेट होगा, x जिसको हम कह रहे हैं जी कि ये हमारे पास डोमेन होगी, और ये जो होगा ये हमारे पास होगा रेंज डिपेंडेंट होगा ये, और ये होगा इंडिपेंडेंट, ये होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल हम बाकी टॉपिक और पूरी एक्सरसाइज जो रह गई है वो सारी की सारी इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।